चीन ने ताइवान के मुद्दे पर भारत को बड़ी चेतावनी दी है। ये कभी गरम कभी नरम, यानी कि कभी तो वही ग्लोबल टाइम्स भारत के कशीदे पढ़ रहा है और कभी वही ग्लोबल टाइम्स अब भारत को कंडेम कर रहा है और वार्निंग दे रहा है। इससे ही पता लगता है कि चीन की जो दोगली नीति है वो समय समय पर निकल कर आती है। फिलीपाइंस के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला था। इसके अलावा जनरल मुनीर के ऊपर जो उनके स्टेटमेंट आए हैं भारत के लिए, उसके ऊपर भारत ने आपत्ति दर्ज की है और अमेरिका से कहा है कि तुम्हारी जमीन पर हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति आपत्तिजनक भाषण कर रहा है और आप उसको नोट क्यों नहीं ले रहे हैं। अब ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई साहब। जहां अमेरिका की एक और खबर है कि भारत के साथ नाराजगी है, उसको लेके यूरोपियन यूनियन भी पेशो पेश में पड़ गया कि उनके देश भी अब भारत के प्रति क्या निर्णय लें। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी भारत के लिए विचित्र स्थिति पैदा होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अक्सर अमेरिका के साथ जाता है और अमेरिका के साथ ना केवल उन्होंने डील की है बल्कि ये भी कहा जाए कि उसके कहे अनुसार ही सब काम करता है। तो ये आज के कुछ मुख्य मुद्दे जिनको हम आपके पास लेके आए, तो एक एक करके हम इनको लेके आते हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेंबर्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली जो खबर है वो तो यही है कि ताइवान को लेके भारत पर चीन क्यों भड़का हुआ है और ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से बहुत कड़वे वचन भारत के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पर भारत के अंदर कुछ जाने माने थिंक टैंक हैं और उन थिंक टैंक्स का कहना है कि भारत को ताइवान के साथ क्या कहते हैं कि मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब भारत के थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसका जिक्र किया है ग्लोबल टाइम्स ने, उनका कहना है कि भारत और ताइवान के बीच में जो संबंध हैं उनको प्रिंसिपल के तौर पर मजबूत करना और वहां पर इसके ऊपर बहस करवाना और एक व्यवहारिक रास्तों को अपनाना एक रिसर्च पेपर पेश किया है। और ये कहा गया है कि रिकमेंड किया गया कि भारत एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाए जिसके अनुसार ताइवान के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हों और चाइना के साथ जो क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजिक जो थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है उसको बरकरार रखे, यानी कि मैं किसके साथ खड़ा हूं वो स्पष्ट रूप से ना बताए और थोड़ी सी अस्पष्टता जो है वो उसमें लेके आए, जो एम्बिग्विटी है उसको लेकर आए। अब ये तो बहुत बड़ा अटैक हो गया देखा जाए तो। मुझे लगता है कि ताइवान का मुद्दा हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर चीन, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या ईयू हो या कोई और देश हो, उनके ऊपर भड़कता रहा है, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना अभिन्न अंग समझता है और उसका मानना है कि एक ना एक दिन ताइवान को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और 1+1 की जो नीति है वो दुनिया के काफी देश इस समय एक्सेप्ट करते हैं। अब भारत में कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि ताइवान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए और ताइवान जो है बेसिकली भारत के लिए एक किस्म से चाइना के खिलाफ एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें बड़े खतरे भी हैं। खतरे इस हिसाब से कि चीन की जो पॉलिसी है ताइवान को लेके बहुत स्पष्ट है। हालांकि अमेरिका की पॉलिसी भी स्पष्ट है, लेकिन भारत ने थोड़ा सा इस मामले में एक दोहरा रवैया अपनाने की शुरुआत काफी पहले से कर दी थी। खासतौर से गलवान के बाद तो ये मसला और ज्यादा गहराई पकड़ गया था कि जहां भारत ने एक किस्म से कहा जाए तो ताइवान के साथ संबंधों को लेकर चीन के साथ जो एम्बिग्विटी थी, जो नॉन क्लैरिटी थी, उसको बढ़ाना शुरू किया और चीन को संदेह के घेरे में रखा कि हम किसके साथ में हैं। और चाइना की उस वजह से भारत से नाराजगी भी थी। अब मुसीबत यह है कि ग्लोबल टाइम्स भारत के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप अपने लिए ताइवान के मुद्दे पर आप खुद को क्यों उलझा रहे हैं। ये आपकी एक खराब स्ट्रेटजी है और आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं तो आप फिर लिख के रख लीजिए कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे और हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि हम कभी आपके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते और उसका फायदा नहीं उठाते। अच्छा यह होगा कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में दखल ना दे और उसका फायदा ना उठाए। दरअसल भारतीय जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इस बात को साथ लेके चलती है कि ताइवान के साथ जो हमारे इकोनॉमिक
और जो ट्रेड संबंध हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और खासतौर से जो हाई टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं सेमीकंडक्टर में भारत उनके साथ काम कर रहा है। TSMC जो कि ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है और बड़ी पायनियर कंपनी है, उन्होंने भी बेसिकली पहले सोचा था कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का एक यूनिट लगाया जाए, लेकिन भारत के प्रयासों को बाद में चीन के दबाव में उसको अस्वीकार कर दिया। और ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है कि ताइवान कभी भी अपनी हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भारत के साथ साझा नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि भारत जैसे देश के साथ साझा करने का मतलब है कि अपना नुकसान कर लेना और कहीं ना कहीं जो ताइवान की सो कॉल्ड जो सुपरमेसी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उसको गवा देना। ये चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो भारत के लिए चिंता पैदा करती हैं। और अभी पिछले हफ्ते ही फिलीपाइंस के मुद्दे पर जहां भारत ने अपने नेवल फ्लीट को भेजा था और फिलीपाइंस के साथ में साउथ चाइना सी के अंदर एक नेवल एक्सरसाइज की थी, उसको लेकर भी चीन बहुत भड़क गया। और मुझे लगता है कि चाइना इन मुद्दों के ऊपर SCO समिट जो कि 31 अक्टूबर और 1 सितंबर को होने जा रहा है उसमें जरूर इसको उठाएगा, क्योंकि चाइना की एक हैबिट है इस प्रकार के जो कॉन्टेंशियस मुद्दे होते हैं चाइना उनको बाइलैटरल फोरम के ऊपर उठाने से बाज नहीं आता और कहीं ना कहीं आपको चेताता है कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो आप ये मत कीजिए, जबकि मैं आपको अमेरिका के मुद्दे पे सपोर्ट कर रहा हूं तो आप ये काम मत कीजिए जिससे मुझे इरिटेशन हो रहा है। डैम को तोड़ने की बात कर रहा है, आप उसका नोट क्यों नहीं ले रहे आप? मुझे लगता है कि भारत की इस बात में वजन है। मुझे भी समझ नहीं आता कि मैंने कल भी इस बारे में एक बात कही थी कि जनरल मुनीर जो है फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनको हक नहीं है कि इस किस्म के स्टेटमेंट दूसरे मुल्क में जाके दे। इस किस्म के स्टेटमेंट तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देते भाई। देयर आर सीरियस रेपरकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन दीज थिंग्स, बट आई थिंक विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड और देयर इज अ डेलिब्रेट माइंड बिहाइंड दैट कि मैं ये धमकी दे रहा हूं और मैं पाकिस्तान में रह के भी धमकी दे सकता हूं और मैं अमेरिका की जमीन पर खड़ा होकर भी धमकी दे सकता हूं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। और फिर मुकेश अंबानी की फोटो क्यों दिखाएगी उसके ऊपर? मुकेश अंबानी बीच में क्यों आया भाई? मुकेश अंबानी का क्या और भारत के ऊपर फिर सैंक्शंस लगाना चाहिए? तो ये बात तो सही है कि भारत इस टाइम जियोपॉलिटिकल दोराहे पर खड़ा है और हमें एक ऐसी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है जिसका कोई भी इजी हल सामने होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो पश्चिम देश हैं, चूंकि उनके ऊपर हमारी निर्यात की एक्सपोर्ट की निर्भरता है, हमारे डॉलर्स वहां से आते हैं। बाकी जहां तक चाइना और रशिया की बात है उनको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अरब देशों से भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, आसियान देशों से भी बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमें तो हर जगह डॉलर देना पड़ता है। अगर हर जगह डॉलर देना तो डॉलर आएगा कहां से? अल्टीमेटली डॉलर आता दो जगह से है, एक या तो अमेरिका से आएगा या फिर यूरो के रूप में वो हमें जो हार्ड करेंसी है वो यूरोप से आती है या ब्रिटेन से हमें पाउंड स्टर्लिंग मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर भारत को अपनी आर्थिक स्थिरता को मेंटेन करना है तो फिर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमें एक बैलेंस और संतुलन बना के चलना पड़ेगा। अरब देशों को देखो तो भारत, हमारे जो भारतीय 90 लाख वहां रहते हैं, $50 बिलियन की हर साल विदेशी मुद्रा रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी मिलती है। तो बिना एक संतुलन रखे जो अरेबियन देश है इस टाइम, वो भी अगर हमसे कहीं दूरी बनाना शुरू किए तो हमारे लिए रास्ते कठिन हो जाएंगे। ये बात सही है कि भारत पिछले कुछ समय से लुक वेस्ट की नीति पर चल रहा है।